ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको स्क्रीनिंग के एक टाइप बता दिया है। जो आपका स्क्रीनिंग होता है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग, ठीक है। इस स्क्रीनिंग में हम क्या बेसिस यूज़ कर रहे हैं? वी आर डिटेक्टिंग या वी आर आइडेंटिफाइंग द करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड colonies on the basis of सर्वाइवल, ठीक है। इट इज़ अ 2-step प्रोसेस। सेकंड जो हमारी स्क्रीनिंग टाइप होता है वो होता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, ठीक है। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में वी आर यूजिंग बेस क्या है इसका? बेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज इज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ कॉलोनीज। सो बाय नेकेड आई you can see the correctly transformed colonies, ठीक है। इस ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए जो हमें वेक्टर चाहिए होता है या प्लाज्मिड जो हम बोल सकते हैं वो होता है PUC18। स्मॉल p फॉर प्लाज्मिड एंड UC फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और 18 जिस नंबर पे ये आइसोलेट हुआ था, ठीक है। ये PUC18 का जो इंसर्ट साइज़ है दैट इज़ अबाउट 2.5 kb। कम कैरी कर सकता है, कम छोटी जीन कैरी कर सकता है ये सिर्फ। और जबकि मैंने आपको बताया था PBR 322 जो है उसमें आपका जो इंसर्ट साइज़ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलो बेसिस, ठीक है। PBR 322 में हमने बनाया था एक ओराए, ठीक है, एक रॉब जीन बनाई थी हमने which is used to maintain a high copy number inside the host of this particular plasmid, ठीक है। उसके बाद हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ली थी जिसको हमने कहा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट थी और एक जीन हमने ली थी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिसके अंदर भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट थी, ठीक है। मतलब कि इस PBR 322 के अंदर 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स थे। जो ये रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं ना, ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली PUC18 को। ये PUC18 क्या होता है? अगेन डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्योंकि इसके पास भी ओराई है, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। प्लाज्मिड की डेफिनेशन हो गई। इसमें हम एक सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, ओनली वन, दैट इज़ एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ओके। इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है किसकी? PVU1 की, ओके। एंड इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं, रिपोर्टर जीन, और इसका साथ में क्या हुआ है? प्रमोटर अटैच्ड है। 1 सिलेक्टेबल मार्कर एंड 1 रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन जो होता है बेसिक, इट इज़ नॉट अ सिलेक्टेबल मार्कर, इट इज़ अ जीन विच हेल्प्स इन स्क्रीनिंग ऑफ द करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ कलर ये प्रोड्यूस करती है रिपोर्टिंग जीन। और ये रिपोर्टर जीन जब कलर प्रोड्यूस करेगी तो उसके बेसिस पे हमारी स्क्रीनिंग होती है और इसका प्रमोटर साथ में लगा होता है। दैट मीन्स ये जो रिपोर्टर जीन है एक्सप्रेस भी होगी एज प्रोटीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रिपोर्टर जीन के अंदर एक नहीं बहुत सारी साइट्स होती हैं, एक के बाद एक, तो उसको कहते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट,
ठीक है, इसके पास एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट है और इस रिपोर्टर जीन के अंदर ही मल्टीपल क्लोनिंग साइट में हम अपना फॉरेन जीन को इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा, एम्पिसिलिन तो हमारी इंटैक्ट रह जाएगी, लेकिन रिपोर्टर जीन जो थी उसका नाम है लैग-जी। ठीक है, लैग-जी के अंदर अगर मैं अपना फॉरेन जीन इंसर्ट करूंगी तो लैग-जी का क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। तो ये लैग-जी जीन जो है आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, यही वाला फंडा है कि जीन का इंसर्शन, जीन फॉरेन जीन जिस भी जीन के अंदर जाएगी उस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम अगेन इसमें 2 स्टेप्स करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में हमने कॉलोनीज ली, उनको मार्क कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके अंदर, इसमें रेप्लिका प्लेट नहीं बनती है, इसके अंदर मैंने डाला एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, हमारे पास अगेन 2 केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। केस 1 जो होता है जिसमें प्लाज्मिड या वेक्टर गया ही नहीं। ठीक है, जो केस 2 होता है वो होता है जिसके अंदर ओनली प्लाज्मिड गया है, फॉरेन जीन नहीं गई है। ठीक है, एंड जो केस 3 होता है उसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होता है। तो ट्रांसफॉर्म तो ये दोनों होती है, ये ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता, ये इनकरेक्टली ट्रांसफॉर्म होती है बिकॉज द प्लाज्मिड इज नॉट कैरिंग द फॉरेन जीन। एंड जो केस 3 है ये करेक्टली ट्रांसफॉर्म होती है बिकॉज द प्लाज्मिड इज कैरिंग द फॉरेन जीन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर एम्पिसिलिन डाला। ओके, एम्पिसिलिन जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं वो ही मरेंगी कॉलोनीज। वहाँ पे भी आपने देखा था कि जिसके अंदर एम्पिसिलिन जीन थी ही नहीं वो मर गई थी एम्पिसिलिन डालने की वजह से। मतलब अनट्रांसफॉर्म, ये केस 1 क्या होता है, अनट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज जिसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं, तो वो एम्पिसिलिन डालने से वो मर जाएंगी। सपोजिटली मेरी ये 4 और 5 जो है मर गई। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि जो ये 6 भी है इसके अंदर, कि ये जो 1 2 3 4 5 में से 4 और 5th जो कॉलोनी थी ये तो अनट्रांसफॉर्म थी। अब 1 2 एंड 3 एंड 6 में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मतलब कि वेक्टर अंदर गया है, लेकिन किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है ये नहीं पता। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है वो गया है लैग-जी के अंदर। जब ये लैग-जी जीन इंटैक्ट होती है, मतलब इसकी कोई म्यूटेशन नहीं हो रखी, तो लैग-जी जीन जो होती है एक प्रोटीन बनाती है, जिसका एंजाइम बनाती है बेसिकली, जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसका प्रमोटर है, ऑब्वियसली इसका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो उसका प्रोटीन बनेगा। तो ये जो जीन है लैग-जी जीन आपका एंजाइम बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक सबस्ट्रेट होता है जिसे हम कहते हैं एक्स गैल। अगर एक्स गैल हो मीडियम के अंदर और लैग-जी जीन ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया है, तो ये एक्स गैल को, ये एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एक्स गैल को एक ब्लू डाई के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जो ब्लू डाई, तो जिस जिस कॉलोनी के अंदर लैग-जी जीन इंटैक्ट है तो उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइड बनेगा। ठीक है, और अगर हम इस मीडियम में एक्स गैल डाल दें तो क्या होगा, ब्लू कलर की डाई बनेगी। ठीक है, और जिस कॉलोनी के अंदर लैग-जी जीन इज कैरिंग द फॉरेन जीन, उसके अंदर लैग-जी जीन का क्या हुआ है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इट इज़ नो लॉन्गर एक्टिव। तो क्या वो एंजाइम बनाएगी, नहीं बनाएगी, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं। तो अगर आप एक्स गैल डालोगे मीडियम में तो भी ब्लू कलर नहीं आएगा, तो वो कैसा कलर आएगा, वाइट कलर। आपको वो कॉलोनी बस उभराव में दिख सकती है, लेकिन ब्लू कलर
में नहीं दिखेगी। तो अगर आप एक कल्चर प्लेट लेते हो, उसमें आपको क्या डालना है, पहले डालना है एम्पिसिलिन, कुछ मर जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डालना है एक्सगैल, तो आपकी कुछ कॉलोनीज ब्लू हो जाएंगी, कुछ कॉलोनीज वाइट रह जाएंगी। तो आप नेकेड आई से ही पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी कॉलोनीज जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्म्ड है करेक्टली, ठीक है। तो स्क्रीनिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल, वो है रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ कलर इज कॉल्ड एज ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में हम पक 18 यूज़ करते हैं, रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग में हम PBR 322 यूज़ करते हैं, ठीक है। और पक 18 जो होता है इसका इंसर्ट साइज़ छोटा होता है 2.5 KB का, और हमारा जो अच्छा वेक्टर होता है वो कौन सा होता है जिसमें इंसर्शन साइज़ बड़ा हो। तो कौन सा प्लाज्मिड बेटर है, PBR 322 या पक 18? PBR 322 because it has the insert size of approximately 5 kilobases, right? So अब हम क्या करेंगे, इसी मीडियम के अंदर हम क्या डालेंगे, एम्पिसिलिन डाली, तो जो अनट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज थी 4 और 5 वो मर गई, ठीक है। अब इसके अंदर डालो, आप इसी प्लेट के अंदर डालो, ठीक है। इसके अंदर डालोगे एक्सगैल। 2 स्टेप में हो रहा है, लेकिन जो कल्चर प्लेट है एक ही यूज़ हो रही है। एक्सगैल डाला आपने, ठीक है। तो कुछ कॉलोनीज जो थी 1, 2, 3 और 6 में से 3rd ब्लू कलर की हो गई, 6 ब्लू कलर की हो गई, ठीक है। इसका मतलब 3rd और 6 के अंदर प्लाज्मिड गया था और लैग-जी जीन इंटैक्ट थी, मतलब फॉरेन जीन नहीं थी। वो प्लाज्मिड जो था खाली प्लाज्मिड था, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था। और 1 और 2 जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रही, ठीक है, या वाइट कॉलोनीज ही रही, क्योंकि एगार का कलर वाइट होता है तो वी कैन से कि वाइट ही रही। तो हमारी करेक्टली ट्रांसफॉर्म कॉलोनी कौन सी हुई, 1 एंड 2। अब इसमें से आप नीडल के थ्रू जो है निकाल के अपनी कॉलोनीज को आप बायोरिएक्टर्स में डाल सकते हो, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के अंदर वी यूज़ 1 सिलेक्टेबल मार्कर, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। और अगर हमें ऑन द बेसिस ऑफ कलर यूज़ करना है तो देन वी हैव टू यूज़ अ रिपोर्टर जीन, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर एक जो है अपना सिलेक्टेबल मार्कर ले रखा है, उससे वो लिया है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। एक इसके अंदर क्या है, ओराई है इसका अपना, ठीक है। एक इसके अंदर जो है वो आपकी लैग-जी जीन है, दैट इज़ योर रिपोर्टर जीन, और इसका प्रमोटर भी है। इसी के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। तो जो फॉरेन जीन को मैंने कट किया होगा जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं इसको कट करूँगी प्लाज्मिड को, एंड फिर मैं जो है अज्यूम करूँगी कि वो उसके अंदर चला गया है, ठीक है। अब 3 केसेस होंगे, दोबारा समझा रही हूँ मैं आपको। केस 1 जिसके अंदर जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, केस 2 जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बट इनकरेक्टली बिकॉज फॉरेन जीन इज नॉट देयर, ठीक है। फिर केस 3 जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड करेक्टली, दैट इज द फॉरेन जीन इज इनसाइड इट, ठीक है। अब जो मैंने मीडियम लिया था ना एपेंडॉफ ट्यूब में, एपेंडॉफ ट्यूब ली थी मैंने एक, उसके अंदर मैंने अपने सारे प्लाज्मिड डाल दिए थे, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपनी फॉरेन जीन डाल दी थी, उसके अंदर मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिए थे, उसके अंदर मैंने अपना होस्ट डाल दिया था, ठीक है। और उसके अंदर फिर मैंने अपना DNA लाइगेज डाल दिया था। फिर मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट किया। उसके बाद जो मैंने होस्ट डाला था वो मेरा कॉम्पिटेंट होस्ट था, ठीक है। फिर मैंने इस पूरे इंक्यूबेशन ट्यूब को हीट शॉक मेथड दिया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुई। कुछ कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म हुई ही नहीं, उनके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं। कुछ ट्रांसफॉर्म हुई लेकिन उस प्लाज्मिड से जिसके अंदर जीन नहीं है, तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म तो हुई है बट इनकरेक्टली। और कुछ ट्रांसफॉर्म हुई उस प्लाज्मिड से जिसके पास फॉरेन जीन था, तो वी विल से कि इट गॉट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। तो फिर मैंने इस पूरे सॉल्यूशन को इस एगार प्लेट में डाला कल्चर मीडियम में, और मैंने जो है कॉलोनीज ग्रो कराई, ठीक है। अब कॉलोनीज ग्रो करिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले मैंने डाला अपना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है वो मर गए, जैसे कि 5th मर गया, 6th मर गया,
ठीक है, देवर तो कौन सी कॉलोनीज हैं आपकी, 5th एंड 6th कॉलोनीज कौन सी है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज कौन सी है, 1 2 3 4। लेकिन इनमें से किस में फॉरेन जीन है ये देखने के लिए मैंने इसके अंदर फिर सेकेंड टाइम डाला मैंने इसके अंदर एक्स गैल। ठीक है, एक्स गैल को बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक ब्लू कलर की डाई के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस किससे बनता है, लैग्जी जीन। सो लैग्जी जीन इट इज़ अ रिपोर्टर जीन बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग इन स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी ऑन द बेसिस ऑफ कलर। स्क्रीनिंग में सिलेक्टेबल मार्कर्स भी हेल्प करते हैं, स्क्रीनिंग में रिपोर्टर जीन भी हेल्प करती है, बट जो आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं दे हेल्प इन स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। रिपोर्टर जीन हेल्प्स इन स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर एक्स गैल डाला। ठीक है, ये 3rd 4th एंड 5th मेरी ब्लू कलर की हो गई। ठीक है, और ये जो सेकंड थी ये वाइट कलर की निकली। तो ब्लू कलर की कॉलोनीज में क्या हुआ, लैग्जी जीन वॉज इंटैक्ट, दैट मीन्स कोई फॉरेन जीन इंसर्ट हुई नहीं। और सेकेंड कॉलोनी में ये वाइट क्यों कहला रही है, बिकॉज लैग्जी का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब लैग्जी जीन गॉट इंसर्शनली इनएक्टिव। ठीक है, तो अब वो इनएक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस नहीं करेगी। एक्स गैल जितना मर्जी भर दो उसको एक्स गैल को, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेस ही नहीं है तो ये ब्लू कलर की डाई बनेगी नहीं इस कॉलोनी में। सो आउट ऑफ ब्लू एंड वाइट कौन सी कॉलोनी है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड है, क्वेश्चन ये आता है। ट्रांसफॉर्म्ड को उस वक्त मानो आप करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड, वैसे ट्रांसफॉर्म दोनों ही है, दोनों के अंदर ही मेरा पक 18 गया है, और पक 18 वो ई कोलाई का अपना नहीं है, उस ई कोलाई से फॉरेन ही है वो, क्योंकि ये तो लैब में सिंथेसाइज हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो सबकी हुई है 1 2 3 4 की, लेकिन करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हुई है, खाली सेकेंड की। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑन द आपकी एक पेट्री डिश दे दी जाए आपको, क्वेश्चन अगर सपोजिटली ऐसे आए, ये 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 सपोजिटली मैं ऐसे रख रही हूँ। पहले मैंने डाला एम्पिसिलिन, तो इसकी वजह से 1 2 3 4 5 ये एंड ये डाइड। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन, वाई डिड दे डाई 4th and 5th कॉलोनी, बिकॉज दे वर अनट्रांसफॉर्म्ड, नो प्लाज्मिड एंटर्ड इनटू देम। ठीक है, उसके बाद ये मर गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप अनट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी को बताओ। ठीक है, बी पार्ट जो है ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी को बताओ, एंड सी पार्ट उस कॉलोनी को बताओ जो कि करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी जो अनट्रांसफॉर्म्ड है वो है मेरी 4 and 5, बी एंड सी जो है दोनों ही ट्रांसफॉर्म्ड है, लेकिन बी जो है वो उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं है, सी के अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं होगा वो कौन सी कॉलोनीज होंगी, वो सर्वाइव तो कर जाएंगी बट दे विल बी ब्लू इन कलर। तो मैंने लिखा 2 and 3 जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड है और ये ब्लू कलर की होंगी, एंड जो ये 1 जो है ये वाइट कलर की जो है इट इज़ करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेते हैं वो सिंपल कि ये कॉलोनीज ब्लू हो गई थी, ये तो मर गई थी एम्पिसिलिन में, और ये सेकेंड एंड थर्ड जो थी ब्लू अपीयर करी और जो फर्स्ट थी वो अपीयर करी। तो आप बताओ कि फॉरेन जीन किसके अंदर है, वाइट कॉलोनी और ब्लू कॉलोनी, तो आप बोलोगे वाइट कॉलोनी। ठीक है, ये तब मत ये लाना कि ट्रांसफॉर्म दोनों है, तब बस ये बताना कि वाइट कॉलोनी इज ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज डन टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज या करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को। ठीक है, क्योंकि यू विल कल्चर ओनली द करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट इन बायोरिएक्टर्स। ठीक है, स्क्रीनिंग 2 टाइप की होती है, एक स्क्रीनिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, एक स्क्रीनिंग इसको कहते हैं रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग, एंड दूसरी स्क्रीनिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर यूजिंग रिपोर्टर जीन। ठीक है,
तो 2 टाइप की स्क्रीनिंग हो गई। अब हमारे स्टेप्स एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। पहले जो था, मैंने अपना जो अपनी जो फॉरेन जीन को एंड प्लाज्मिड को मैंने आइसोलेट किया। आइसोलेट में सब कुछ वही आ जाएगा। फॉरेन जीन के लिए जो है आप डिटर्जेंट यूज़ करोगे, क्योंकि ह्यूमन डीएनए इंसुलिन ले रहे हो, ठीक है। डिटर्जेंट यूज़ करने के बाद उस सारे कंटेंट्स को आप एक एपेंडॉफ ट्यूब में ले लोगे, ठीक है। उसके अंदर आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे और चिल्ड इथेनॉल डालने की वजह से सारा डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। अब ये डीएनए आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब इस डीएनए के अंदर आप अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, फॉर एग्जांपल ईको R1 डाल दिया आपने, ठीक है। तो अब आपने जो है ईको R1 डालने के बाद आपने अपनी जो है जीन सेपरेट कर ली है, ठीक है। छोटा सा पार्ट कटेगा, फॉरेन जीन हो गई। प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले तो आप जो इकोलाई है उसके अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के लिए यू विल बी यूजिंग लाइजोजाइम, ठीक है। लाइजोजाइम से सारे जो कंटेंट है, सारा जो बायोमोलिक्यूल कंटेंट है वो एपेंडॉफ ट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे। ये सारा का सारा जो है चिल्ड इथेनॉल डालने से आपका डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। अब डीएनए प्रेसिपिटेट तो हो गया, लेकिन इसमें डीएनए 2 टाइप के डीएनए थे। एक तो आपका क्रोमोसोमल डीएनए था, जिसको हम कहते हैं वाइटल डीएनए या मतलब जीनोमिक डीएनए, ठीक है। और एक था आपका प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड डीएनए को क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट कैसे करोगे? अब आपके पास जो ये पैलेट है, इसके अंदर ये पैलेट आपके पास आया हुआ है, इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए भी है, इसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए भी है। आप इसका सोल्यूशन बनाओगे, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू अ सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस सोल्यूशन के अंदर एक डाई डालोगे आप, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। दिस डाई विल चीलेट विद डीएनए, ठीक है। अब आपने डाई डाल दी है और सॉल्यूशन ले लिया है, जो पैलेट आया था उसका सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डाई डाल दी, ठीक है, जिससे कि हम विजुअलाइज कर सके डीएनए बैंड्स को। तो डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए कौन सी डाई यूज़ होती है? इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर वो इथिडियम ब्रोमाइड वाला डीएनए कैसा दिखता है? ऑरेंज कलर का दिखता है अंडर द यूवी लाइट, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। आपको अपना डीएनए जो है वो सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्योंकि क्रोमोसोमल डीएनए बड़ा है और प्लाज्मिड डीएनए छोटा है। तो आप इनको किसके थ्रू सेपरेट कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। एंड बोथ आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट शो करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये मैंने जो लिया था, ये मैंने एक जेल टैंक लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपनी एक वेल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ क्या भरा हुआ है? एगरोस जेल, ठीक है। अब मैंने वो जो डीएनए सॉल्यूशन था, डीएनए प्लस ETBR सॉल्यूशन को मैंने इस वेल में डाला, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक वायर से कैथोड को जोड़ा है। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनोड से जोड़ा है, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगी, करंट अप्लाई करूँगी, in the presence of electric field or in the presence of electric current, a charged molecule shows movement towards the oppositely charged electrode. दोबारा बोल रही हूँ, whenever you apply electric current, a charged molecule will move towards the oppositely charged electrode. अब डीएनए है इसके अंदर, ठीक है। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो वो मूवमेंट कहाँ पे जाएगा? एनोड के टुवर्ड्स मूव करेगा। मैं सिर्फ 30 मिनट्स के लिए करंट दे रही हूँ। इस एगरोस जेल के अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं,
ठीक है, एंड थ्रू दोज पोर्स जो आपका डीएनए है इट पासेस। जितना बड़ा साइज़ का डीएनए होगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, और जितना छोटे साइज़ का डीएनए होगा वो एनोड के उतने ही पास में होगा। 30 मिनट्स के बाद मैंने जो है आपका करंट मैंने ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे डीएनए के बैंड डीएनए दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैं नेकेड आई से कैसे देख सकती हूँ। लेकिन मैंने डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए एक डाई यूज़ करी है, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, और ये एथिडियम ब्रोमाइड कलर शो करती है ओनली अंडर यूवी लाइट। तो मैंने यूवी लाइट के नीचे इस जेल टैंक को रखा, तो मेरे पास एक बैंड ये था और एक बैंड ये था। साइज सेम है लेकिन बैंड्स की पोजीशन अलग है। तो जो एनोड के पास है दैट मीन्स उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब ये सबसे छोटे साइज़ का डीएनए है और ये बड़े साइज़ का डीएनए है। तो ये क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए, और ये क्या है, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड डीएनए को मैं अपने हाथों से तो उठा के अलग नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप इसको इस पर्टिकुलर एग्रोस जेल को आप कट करेंगे, उसके बाद इसको मेल्ट कराएंगे जेल को। ठीक है, अब मेरा जो जेल है वो भी पानी है और प्लाज्मिड भी इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से मेरे पास पेलेट आ जाएगा और बाकी की जेल को लिक्विड जेल को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। नाउ दिस इज़ मेरा प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, अब मैं इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर क्या करूंगी, मैं अपना फॉरेन जीन डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालूंगी जिससे मैंने अपना फॉरेन जीन कट किया है 1 2। फिर मैं एक डीएनए लाइगेज डालूंगी। ठीक है, फिर 4th नंबर पे अपना कॉम्पिटेंट होस्ट डालूंगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी इसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज, जिससे कि ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट कर सके प्लाज्मिड को। ठीक है, जो नीचे है, और उसके बाद लाइगेज उसको फ्रैगमेंट को जोड़ सके। उसके बाद मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक दूंगी, हीट शॉक मेथड। ठीक है, हीट शॉक मेथड के बाद मैं इसको एक कल्चर प्लेट के अंदर इस सॉल्यूशन को डाल दूंगी। ठीक है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, तो मेरी कॉलोनीज़ ग्रो हो जाएंगी। अब मैं इसकी स्क्रीनिंग करूंगी, या तो रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग या अपनी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। 3 ही केस होंगे हर किसी के अंदर। एक तो वो होस्ट होगा जिसके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं गया, एक वो होस्ट होगा जिसके अंदर खाली प्लाज्मिड चला गया है, एक वो होस्ट होगा जिसके अंदर प्लाज्मिड कैरिंग द फॉरेन जीन गया है। ठीक है, या तो आप रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग करोगे या आप ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करोगे। उसके बाद आप जो है अपना कॉलोनीज़ को बायोरिएक्टर्स में डालोगे। 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस पूछते हैं, वो मैं आपको भेज दूँगी। उसके फाइनल प्रोसेस में अगर आपने अपनी जो फॉरेन जीन थी वो प्रमोटर के साथ लगाई थी तो आपका एक्सप्रेशन भी होगा, जीन क्लोनिंग तो होगी ही होगी बायोरिएक्टर्स में। जैसे जैसे इकोलाई विल डिवाइड, ठीक है, प्लाज्मिड्स विल ऑल्सो रेप्लिकेट, and from a single copy of a gene you will get a billion copies of gene। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग हो रही है, लेकिन जीन एक्सप्रेशन कब होगा, जब आप फॉरेन जीन के साथ में प्रमोटर अटैच करके डालोगे प्लाज्मिड के अंदर। और अगर आपको इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन के लिए 2 चेन चाहिए होती है, ए चेन एंड बी चेन। तो एक बार आप प्लाज्मिड के अंदर ए चेन विद प्रमोटर डालो, फिर एक दूसरा सेट में आप प्लाज्मिड के अंदर बी चेन का प्रमोटर और जीन डालो, तो साइमल्टेनियसली यू विल ऑब्टेन एक बायोरिएक्टर में एक जीन मिलेगी, ए चेन मिलेगी पॉलीपेप्टाइड, और एक सेकेंड बायोरिएक्टर से आपको बी चेन मिलेगी पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद जो आपका प्रोटीन होगा उसको आप मिक्स कर दोगे और उसके अंदर सल्फर एटम्स डाल दोगे,
सल्फ़र सॉल्यूशन या सल्फ़र पाउडर डाल दोगे आप उसके अंदर, तो अपने आप आपका इंसुलिन बन जाएगा। ए और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना देते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जिसकी वजह से आपको अपना इंसुलिन मिल जाता है। और ह्यूमन इंसुलिन जो है उसको कहते हैं ह्यूम्यूलिन, ठीक है, ह्यूम्यूलिन। सबसे पहले जो ह्यूम्यूलिन बनाया था एक कंपनी ने बनाया था, उसका नाम था एली लिली। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, दोबारा बता दूंगी। अब इस प्रोसेस को एक बार बार सुन लेना इस पोर्शन को, और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है चिल्ड इथेनॉल के ऊपर। चिल्ड क्यों और इथेनॉल क्यों? इथेनॉल सिर्फ डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है, चिल्ड जो होता है डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपने जो है डीएनए को बाकी मॉलिक्यूल से सेपरेट कर दिया। उसके बाद उस डीएनए को आप जो है कल्चर प्लेट से निकालोगे कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग, ठीक है। अब आपने वो ट्यूब के अंदर से जो थ्रेड्स थे वो आपने निकाल लिए हैं डीएनए के, अब आपने दूसरी ट्यूब में डाले हैं। अब आप इसके अंदर डालोगे इथीडियम ब्रोमाइड और इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। फिर आप इसका डीएनए, 2 टाइप के डीएनए सेपरेट करने के लिए एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करोगे, प्लाज्मिड मिल जाएगा। उसका जो जेल पार्ट है उसको कट करके मेल्ट करोगे, तो आपका जितना भी जेल है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, सुपरनेटेंट, एंड पैलेट में आपका प्लाज्मिड होगा। सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देना, फिर ये सारी चीज़ें ऐड करके उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दोगे। याद रखना आपका होस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पहले से ही उसको डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट कर लेना, जिससे कि डीएनए उसके सरफेस पे, सेल वॉल पे प्रेसिपिटेट कर सके। फिर आप उसको हीट शॉक मेथड दोगे, उसके बाद आप उसकी जो है स्क्रीनिंग करोगे, एंड फिर आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगा। अब आपके 2 टाइप के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्लोनिंग वेक्टर, जो सिर्फ जीन क्लोनिंग करवाता है। एक होता है आपका एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होता है कि फॉरेन जीन is inserted into the plasmid or vector along with the promoter, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे एक प्रोसेस पूछा जाता है सबसे पहले, which technique is used to screen the transformed host। 2 टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं आपकी, एक रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग और एक आपका जो है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। रेप्लिका प्लेट स्क्रीनिंग में यू आर यूजिंग 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड इट इज़ स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। एंड जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है इसके अंदर यू आर यूजिंग 1 सिलेक्टेबल मार्कर एंड 1 रिपोर्टर जीन, एंड दैट इज़ बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ color which can be seen with the naked eye, ठीक है। Now which technique is used to separate DNA on the basis of size? Agarose gel electrophoresis. Which dye is used to see the DNA under UV light? Ethidium bromide. Now which technique is used to isolate the DNA from the agarose gel? मैंने आपको बताया था ये agarose gel है, 2 बैंड्स आए हैं, तो मैंने इसको agarose gel के इस पोर्शन को मैंने कट किया, मैंने इसके अंदर ये पोर्शन डाला और इसको जो है मैंने हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, जिससे कि मेरा जो है सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन को मैंने फिर क्या किया, इसके सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से आपका जो डीएनए था वो पैलेट में रह गया, और आप ये जो एगरोस जेल है लिक्विड होके आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। तो टू ऑब्टेन द डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द एगरोस जेल is called as elution. To separate the DNA on the basis of size we use electrophoresis, ठीक है, agarose gel electrophoresis. Which gel is used for electrophoresis in case of DNA? Agarose gel, ठीक है। And what is electrophoresis? It is the movement of charged particle towards the oppositely charged electrode in the presence of electric current। मतलब movement of a charged
पार्टिकल जैसे डीएनए है टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड मतलब कि एनोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सेपरेशन, साइज सेपरेशन, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल से अगर आप सेपरेट करोगे तो उस टेक्निक को कहेंगे इल्यूशन। डीएनए को देखने के लिए आप यूज़ करते हो ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, और ये डीएनए से चिलेट कर जाता है। और यस, अगर आप एक सेल में से डीएनए आइसोलेट करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ डीएनए, तो इन केस ऑफ फंगल सेल यू यूज़ काइटिनेज। काइटिन की बनी होती है ना फंगस की सेल जो होती है, तो आप काइटिनेज डालोगे, सेल वॉल टूट जाएगी, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, यू विल गेट अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो आपका डीएनए, खाली डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, और फिर आप उस थ्रेड्स को, मतलब आप यूजुअली कल्चर प्लेट लेते हो, इसके अंदर जो है आपने अपने डाले हुए फंगस, उसके अंदर काइटिनेज डाल दोगे। ठीक है, तो आपके सारे बायोमोलिक्यूल सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे। फिर इसके अंदर आपको चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो आपको बड़े बड़े थोड़े थिक बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, इन बैंड्स को आप पेट्री डिश से निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो? स्पूलिंग। ओके, बैक्टीरिया को कैसे करोगे? आप लाइजोजाइम डालोगे। पहले तो एक कॉलोनीज पेट्री डिश में कॉलोनीज लोगे बैक्टीरिया की, उसके बाद क्या करोगे, उसके अंदर लाइजोजाइम डालोगे सारे। देयर विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन द पेट्री डिश। अब उस बायोमोलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर चिल्ड इथेनॉल डाल दो, सिर्फ डीएनए के ही आपके बैंड्स बनेंगे। एंड क्योंकि ये चिल्ड है इसलिए सारे एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे? स्पूलिंग से। तो ये वाला मेरा प्रोसेस हो चुका है। पीसीआर जो है वो इजी है मेरे ख्याल से, नोट से कर लेना, वो मैं देख लेती हूँ, और कुछ नोट्स की कमी है तो आपको भेज दूँगी। एंड हाँ, एक चीज़ है कि ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT जो है, इसके पहले तो इसके फादर थे वो हैं पॉल बर्ग। वाइवा में आ सकता है पॉल बर्ग, हु इज़ द फादर ऑफ डीएनए RDT, पॉल बर्ग। सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड किसने बनाया था? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड किसने बनाया था? स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने क्या किया था? ई कोलाई से प्लाज्मिड लिया, ठीक है, उसके अंदर फॉरेन जीन डाली, अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसको वापस उन्होंने, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, उसके बाद दोबारा से उन्होंने उसको ई कोलाई में डाल दिया। ठीक है, तो ये वाला स्टेप छोड़ दो। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर is given the credit to form the first recombinant plasmid। ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया, उसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को इंसर्ट करके पहला, दुनिया का पहला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था। ठीक है, उसके बाद नोट्स में सबसे पहले मैंने यही बताया है आपको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बहुत अजीब से सवाल पूछते हैं ये, इसलिए मैं बता रही हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की दो टेक्निक्स बताओ। एक टेक्निक होती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो। ठीक है, दूसरी टेक्निक होती है मेंटेनिंग अ स्टेराइल इन्वायरमेंट टू कल्चर इट। मतलब मैंने एक ई कोलाई बनाया, ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई, मेरी वो हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसको कल्चर करने के लिए मुझे स्टेराइल इन्वायरमेंट चाहिए। स्टेराइल मतलब उस मीडियम में मैं उसको, जिस मीडियम में इसको कल्चर करूँगी उसमें उस होस्ट के अलावा और कोई भी होस्ट ना हो, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेराइल इन्वायरमेंट। ये है RDT की दो टेक्निक्स। RDT के टूल्स पूछ लेते हैं। टूल्स जो होते हैं RDT के वो तीन होते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
सेकेंड आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो हो गया, होस्ट होगा। एक टूल था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यस। सेकेंड टूल था वेक्टर, ठीक है। एंड थर्ड टूल था आपका होस्ट। सो RDT की दो टेक्निक्स है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज मेंटेनिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट टू कल्चर द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, ठीक है। टूल्स पूछा जाए तो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सेकेंड वेक्टर है, थर्ड होस्ट है। और PCR शायद मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, उसको पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे PCR में जो होता है ना, अगर हम जीन क्लोनिंग इन वीवो कंडीशंस में चाहे, इन वीवो कंडीशन मतलब बॉडी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जीन क्लोनिंग कर रहे हैं, जैसे ई कोलाई को यूज़ करके, ई कोलाई के अंदर जो है हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करी और वो अपने आप डिवाइड करती है, उसकी एबिलिटी है डिवाइड करने की, तो हमारी जीन की भी मल्टीपल कॉपीज़ मिल गई, ठीक है। इन सब ई कोलाई से हम प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्लाज्मिड से फॉरेन जीन ले सकते हैं। तो हमें लेकिन इस इन वीवो जीन क्लोनिंग के लिए ना कम से कम 10 डेज़ लग जाते हैं। इन वीवो जीन क्लोनिंग, इसके लिए 10 डेज़ लग जाते हैं, ठीक है, बायोरिएक्टर्स में ग्रो करोगे। और एक होता है इन विट्रो जीन क्लोनिंग, मतलब आप जीन क्लोनिंग एक ही कॉपी से 1 बिलियन कॉपीज़ बना रहे हो लेकिन लैब के अंदर, ठीक है। जीन क्लोनिंग को ये भी बोला जाता है जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन किससे होती है? PCR से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एक बार करा ही देती हूँ मैं दोबारा से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम यूज़ क्या क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स। पहले तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन आती है इन विट्रो जीन क्लोनिंग, ठीक है। किसने दिया था? कैरिमोलिस ने। कैरिमोलिस का अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, ठीक है। और कब दिया था इन्होंने? 1985 में PCR उन्होंने डेवलप कर लिया था। एक रेवोल्यूशनरी लैंडमार्क था हमारा RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर। इस PCR की एक मशीन होती है, उसके अंदर हमें क्या क्या डालना है? हमें DNA डालना है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। सेकंड, हमें DNTPs डालने पड़ेंगे इसके अंदर। DNTPs मतलब डिऑक्सी फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हमारा वैसे जो मोनोमर होता है वो सिंगल फॉस्फेट का होता है, लेकिन हम डालते हैं ट्राई के फॉर्म में अटैच करते हैं और उसमें से 2 निकाल लेते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के अंदर जो हमारा न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ही यूज़ करते हैं, लेकिन पहले DNTPs अटैच होते हैं, फिर उनमें से 2 फॉस्फेट हट जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? DNA का, जिसको हमें क्लोनिंग करनी है, DNTPs चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्राइमर चाहिए, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स के लिए प्राइमर चाहिए, तो 2 प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये DNA है, इसको आप सेपरेट करोगे कैसे? ऐसे, ठीक है। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। एक यहाँ पे प्राइमर लगेगा, एक यहाँ पे प्राइमर लगेगा, तो आपको 2 प्राइमर्स चाहिए, ठीक है। चौथा, आपको एक DNA पॉलीमरेज चाहिए, लेकिन DNA पॉलीमरेज ऐसा होना चाहिए जो कि वेरी हाई डिग्री टेम्परेचर के डीनेचर ना हो। यू नो दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक रेंज होती है जिस पे ये एक्टिविटी शो करते हैं, उसमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे मैक्सिमम शो करते हैं एक्टिविटी। लेकिन जो रेंज है, अगर उस रेंज से बिलो होगा टेम्परेचर
ठंडा करोगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर, हीट दोगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर होने का मतलब होता है प्रोटीन अपने सारे हायर स्ट्रक्चर, सेकेंडरी टर्शरी फोल्डिंग उसकी चली जाती है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चली जाती है। तो हमें एक ऐसा मुझे एक एंजाइम चाहिए जो कि 90 डिग्रीज 95 डिग्री सेल्सियस पे भी डीनेचर ना हो, बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे भी डीनेचर ना हो। तो हम एंजाइम यूज़ करते हैं टैक पॉलीमरेज। ठीक है, टैक पॉलीमरेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, उसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक आर्के बैक्टीरिया था, थर्मोफाइल। आर्के बैक्टीरिया पढ़े हैं ना, एक यू बैक्टीरिया होते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस, जो कि एबनॉर्मल कंडीशंस में भी ग्रो करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस पीसीआर मशीन में आपने डाल दिया और उसके बाद आपने सेटिंग्स कर दी। सेटिंग्स कैसे करी? पहले तो जो स्टेप है आपका उसे कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करोगे आप। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स किससे ज्वाइंट है? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आप इसको टेम्परेचर देते हो 95 से 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर 2 मिनट्स दे दो उसको। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका प्राइमर अनीलिंग। प्राइमर अनीलिंग मतलब आपका जो है प्राइमर्स अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड्स पे। प्राइमर अनीलिंग मतलब अटैचमेंट ऑफ प्राइमर एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है आपका 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। ये भी आप 2 मिनट के लिए दे दो। ठीक है, अब थर्ड होता है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप क्या करते हो? आप टैक पॉलीमरेज यूज़ करते हो। मतलब यहाँ पे प्राइमर था, अब ये प्राइमर जो है आगे बढ़ जाएगा सीधा। यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स नहीं है क्योंकि आपके दोनों स्ट्रैंड्स पूरी लेंथ में सेपरेट हो चुके हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स तब आते हैं जब आप धीरे धीरे 1 by 1 ग्रेजुअली अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हो। ठीक है, तो एक प्राइमर यहाँ पे लगा था, एक प्राइमर यहाँ पे लगा था, और दोनों को टैक डीएनए पॉलीमरेज ने कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो न्यू स्ट्रैंड हैज़ बिन फॉर्म्ड। इसका टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको भी 5 मिनट्स के लिए आप दे दो। उसके बाद इस एक हमने लिया था डीएनए मॉलिक्यूल, कितने डीएनए मॉलिक्यूल मिले हमें? 2। इसकी साइकिल दोबारा से डीनेचुरेशन, इसका भी प्राइमर अनीलिंग, तो ये आपकी साइकिल्स होती है। हम अप्रॉक्सीमेटली 30 साइकिल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है डीएनए उतना ही एम्पलीफाई होगा। अगर आपको बहुत बिलियन कॉपीज़ चाहिए तो आप इसको 1000 साइकिल्स कर लो, आपको 1 बिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं पीसीआर। और लास्ट में आपका 4th स्टेप होता है स्टोरेज। वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो पीसीआर मशीन में ना ये सब फिक्स्ड होता है। हम पहले लिख देते हैं कि 95 से 96 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स, देन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 मिनट्स, देन 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, देन साइकिल कितनी रिपीट होगी उतना साइकिल का नंबर डाल देते हैं, और लास्ट में स्टोरेज कितने पे करना है एट द एंड ऑफ 1000 साइकिल 4 डिग्री सेल्सियस। ये बटन्स के फॉर्म में आप मशीन को बाहर से ही वो कर देते हो, फिक्स कर देते हो उसका पैटर्न, और फिर ये कम से कम 1 घंटे में आपको जो है इसके 1000 साइकिल्स हो जाएंगी 1 घंटे में, और आप जो है आपको 1 घंटे के अंदर 1 बिलियन कॉपीज़ मिल गई। और अगर आप जीन क्लोनिंग कोलाई को लेके जब आप कर रहे थे इन वीवो, तो आपको कम से कम 1 बिलियन कॉपीज़ के लिए 10 दिन वेट करना पड़ेगा। सो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी जो स्पीड बढ़ी थी वो पीसीआर की वजह से बढ़ी थी।
तो ये पीसीआर भी आपका हो गया। कई बार पीसीआर को फोर्थ टूल माना जाता है। फर्स्ट तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सेकंड आपका वेक्टर है, थर्ड आपका होस्ट है, कभी कभी फोर्थ पीसीआर को भी बोलते हैं। ठीक है, टेक्निक्स अलग है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेंटेनिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट फॉर कल्चर। ठीक है, इसके टूल्स अलग हैं, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर एंड होस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक्स आपको पता चल गई, आपको सब कुछ पता चल गया। अब डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट कैसे करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? सेपरेशन, मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल टू द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डीएनए को विजुलाइज कैसे करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड डाई डाल के, जो कि चिलेट कर जाती है डीएनए के साथ अंडर द यूवी लाइट। अंडर द यूवी लाइट ही दिखेगा हमें कलर डीएनए का एज ऑरेंज बिकॉज ऑफ द इथीडियम ब्रोमाइड डाई। अब इस जेल टैंक में से अपना डीएनए बैंड कैसे रिकवर करोगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन। नाउ इट्स डन, कंप्लीटली डन।